ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया? लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास अगर ओपन ऑर्गन पाइप होगा, यानी ओपन पाइप होगा और क्लोज एट वन एंड होगा, तो उनमें कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम देख ली। और आज हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी वगैरह जो है, जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में रिमेंबर दिस और आपका सॉल्व एग्जाम्पल, ये छोड़ करके सभी बॉक्सेस डिलीट कर दिए गए हैं आपके, यानी रिड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस से, नॉन इवैल्यूएटिव है वो एग्जाम में नहीं आने वाला, तो पढ़ के मतलब नहीं है तुमको, ठीक है। तो सीधा अपन क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स पे चले जाते हैं। तो आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये अपन पढ़ने वाले हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होते हैं वो अपने को देखना है, ठीक। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, सोनोमीटर भी एक्चुअली यही है कुछ ना कुछ, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे वहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, कुछ ट्रिक बता दिया था, जितना मोड उतना नोड, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से जाना पड़ेगा, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है। मैं एक जनरल फॉर्मूला पहले फ्रीक्वेंसी का डिराइव करके दे दूंगा, फिर मैं आपको अलग अलग मोड के फॉर्मूले डिराइव करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक रस्सी है जो दो रिजिड एंड्स के बीच में ऐसे टाइटली फिक्स्ड है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर अपन इसको प्लग किया तो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो स्टेशनरी वेव्स अब यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कितने भी लूप बन सकते हैं, 10, 12, 50, 60 जितने भी लूप बन जाए। तो ये टोटल कितना है, L लेंथ है इसका, है ना। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, L लेंथ में P लूप्स हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, L लेंथ में कितने लूप्स हैं, P लूप्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक लूप का लेंथ कितना है, ठीक है, यानी P लूप्स का लेंथ कितना है, L है, तो एक लूप का लेंथ क्या हो जाएगा, L बाई P। समझ में आ गया? तो वन लूप का लेंथ क्या हो जाएगा, L बाई P हो जाएगा। बात समझ में आती, क्लियर है? तो देयरफॉर यहां पर अपने को क्या मिला, देयरफॉर लेंथ ऑफ वन लूप, एक लूप का लेंथ अपने को क्या मिल रहा है, L बाई P मिल रहा है। अरे लेकिन एक लूप का लेंथ, एक लूप तो दो नोड्स के बीच में होता है, और एक लूप का लेंथ क्या होता है, लैम्बडा बाई 2। समझ आ रहा है? ये तो पहले भी बताया था मैंने, एक लूप का लेंथ कितना होता है, लैम्बडा बाई 2। तो लेंथ ऑफ वन लूप इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई P। तो यहां से अगर मैं लैम्बडा निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, 2L बाई P हो जाएगा। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला जनरल आ गया इन टर्म्स ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स। P क्या है, P है आपका नंबर ऑफ लूप्स। P क्या है, नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। क्लियर हो गया? अब क्या, ये जो अपनी रस्सी है, रस्सी पे कौन सी वेव बनेगी, ट्रांसवर्स वेव बनेगी। कौन सी बनेगी, ट्रांसवर्स वेव। और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी इन जनरल वेव की वेलोसिटी n लैम्बडा है, लेकिन स्पेसिफिकली ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ t बाय m। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ t बाय m। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ t बाय m। और वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है, n लैम्बडा। समझ में आ गया? तो n लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t बाय अंडर रूट ऑफ t बाय m। और लैम्बडा क्या है बताओ जरा, दिस इंप्लाइज लैम्बडा क्या है, n, और ये क्या है 2L बाय P, और ये क्या है अंडर रूट ऑफ t बाय m। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका जो n हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा P अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ क्या है, t बाय m। समझ में आ गया? तो जब भी आप क्या करेंगे, रस्सी पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेंगे, तो कोई भी मोड का जितने भी लूप्स बन रहे होंगे, उसके जो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, P अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ t बाय m। P इसमें क्या है, नंबर ऑफ लूप्स है। समझ में आया, क्लियर है? तो अगर आपको ये थोड़ी सी, अगर आप स्टार्ट में मेहनत कर लें, अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला पता है, तो आपका जीवन बहुत आसान है इस डेरिवेशन में। बहुत आसानी से आप सारे मोड्स कर लेंगे, सारे हार्मोनिक्स निकाल लेंगे, ओवरटोन्स निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कॉपी करो उसको जल्दी।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो जनरल फॉर्मूला क्या आया, P/12 अंडर रूट ऑफ T/m आ गया। ठीक है, अब क्या, अब जो है हम लोग इसके मेन पार्ट पे आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से ओवरटोन्स एक्चुअली इसमें हैं, कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, कौन कौन से ओवरटोन्स हैं। चलो भैया, आ जाओ। तो याद रखना, इसमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में जो आपका ट्रिक है वो ये है, जितना हार्मोनिक उतना लूप। क्या बोल रहा हूं मैं, जितना हार्मोनिक उतना लूप। फर्स्ट हार्मोनिक तो एक लूप, सेकेंड हार्मोनिक तो दो लूप। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसका मैंने बहुत आसान ट्रिक बता दिया आपको, आसानी से आप उसको कर लेंगे और कहीं पर भी न्यूमेरिकल में उसको आप फॉरन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड कह लो, फर्स्ट हार्मोनिक कह लो, ओवरटोन बाद में देखेंगे क्या ओवरटोन है, उसको बाद में समझते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब कितने लूप आएंगे, मैंने क्या बोला, जितना हार्मोनिक उतना लूप। फर्स्ट हार्मोनिक तो एक लूप, तो फर्स्ट हार्मोनिक में पी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये आप लोग इससे डायग्राम भी आसानी से बना लेंगे, एक लूप बना दो, समझ आ गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वही अपना फर्स्ट हार्मोनिक है, वो क्या होगा, 1/12 अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, T/m। पी की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। यही अपना क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। आ गया, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो मेहनत थी अपन ने स्टार्ट में कर ली। समझ आया, क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक बताओ क्या होगा, कितने लूप आएंगे सेकेंड हार्मोनिक में, जितना हार्मोनिक उतना लूप, 2 लूप्स आएंगे। तो इसमें डायग्राम बना लो, कैसे आएगा, ये ऐसे आने वाला है, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो P का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो N2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/12 अंडर रूट ऑफ क्या है ये, T/m। समझ में आ गया, ये क्या चीज है, N1 है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2N1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड हार्मोनिक है वो प्रेजेंट है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, ये अपने को समझ में आता है। उसके बाद क्या होगा, थर्ड तक ही जाते हैं अपन। थर्ड क्या होगा, ये थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक में बताइए क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक में P का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर बताइए इसे N3 क्या होगा, 3/12। डायग्राम बना सकते हो क्या, बना लोगे 3 लूप वाला डायग्राम, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, T/m, यानी क्या होगा, 3N1। कंक्लूजन क्या क्या निकला बताओ, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इवन भी और ऑड भी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन एज वेल एज ऑड। इवन भी और ऑड भी, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, ये डेरिवेशन कर लेंगे। हो गया, यही है, 4 मार्क्स के लिए आता है डेरिवेशन, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ओवरटोन्स का क्या करेंगे बताओ, फंडामेंटल को हटा दो, सेकेंड हार्मोनिक विल बी फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक विल बी सेकेंड ओवरटोन। समझ आया, क्लियर हो गया। तो जनरल फॉर्मूला ट्रिक बताया था लास्ट टाइम, है ना, पीथ ओवरटोन इज समथिंग हार्मोनिक, ऐसे बताया था। तो इसमें क्या आएगा, पीथ ओवरटोन इज P+1 हार्मोनिक। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P+1 हार्मोनिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो कॉपी कर लो फटाफट। लाइबा की तबीयत ठीक नहीं है क्या हुआ है? बहुत टाइम से नहीं आ रही हो।
ठीक है, हो गया कॉपी? चलो, ये मास पर यूनिट लेंथ है। हाँ, ट्रांसवर्स के लिए, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है वो। ये बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ किसका है? ये रस्सी का। रस्सी के यूनिट लेंथ पे कितना मास है, और ये फॉर्मूला सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए है। समझ में आ गया? लॉन्जिट्यूडिनल वेव का फॉर्मूला नहीं है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव के फॉर्मूले में तो पता है ना अपने को, लाप्लास का करेक्शन हुआ था, न्यूटन का फॉर्मूला आया था। ठीक है, पिछले साल साउंड में बताया था मैंने। यही गड़बड़ हो जाती है। स्टेट बोर्ड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाता है साउंड, और वो वेव्स का एक्चुअल पार्ट कहाँ पढ़ाते हैं? 12th में पढ़ाते हैं। तो उसको वैसे ही पढ़ाओ ना, वो आधा अधूरा पढ़ाते हैं, वो बच्चा भूल चुका होता है 11th का। कौन पढ़ता है 11वीं? चलो, तो कहाँ था मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, कौन सा ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक, ये भी अपने को समझ में आ गया। ठीक, अब अपने को क्या पढ़ना है? अब अपने को पढ़ना है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये जो अपन ने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वाले भी कॉन्सेप्ट या इसके डेरिवेशन वगैरह देखे हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाली, इसके कुछ नियम है। वो नियम सब के सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से रिलेटेड है। फॉर्मूला तो आपको एनी हाउ याद करना है। क्या फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का? 1/2L √T/m। P/2L तो जनरल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/2L √T/m। ठीक, क्लियर हो गया? अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपको लॉज भी आते हैं। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला है लॉ ऑफ टेंशन। टेंशन का लॉ बताओ। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो बताओ। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग है, प्रोवाइडेड LMR कांस्टेंट। स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, उसके बाद जो है लॉ ऑफ लेंथ, बताओ जल्दी से क्या होगा? n fundamental frequency is inversely proportional to L provided other things are constant, other physical quantities are constant. Law of mass per unit length या linear mass density बोलो तो ज्यादा बेटर है। Law of linear mass density, linear mass density, linear mass density का लॉ अपने को देखना है। तो लीनियर मास डेंसिटी का लॉ क्या है? n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? √m होगा। ठीक है, लेकिन ये यहां पर खत्म नहीं होता है, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। पहले कॉपी करो, फिर मैं आगे की चीज समझाता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो इसमें थोड़ा सा और क्या वेरिएशन है लीनियर मास डेंसिटी में, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m होता है मास ऑफ द रस्सी पर यूनिट लेंथ, उसकी जो भी लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ। मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, ये लेंथ। समझ में आ गया? ठीक है। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ और लेंथ कैंसिल। अब रस्सी है, रस्सी का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है मैं मान लेता हूँ सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मान लिया मैंने,
तो यहां पर हो जाएगा रो इंटू ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या होगा, रस्सी का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर स्मॉल m का वैल्यू क्या आया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल m का वैल्यू आया। ठीक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल m है, तो उसका ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो रो इंटू आर का स्क्वायर। समझ आ गया? अब अगर रो को कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस इंप्लाइज यहां पर आएगा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, आर स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से तो क्या बनेगा, r बनेगा ना। तो यहां पर क्या लिया मैंने, रो कांस्टेंट मान लिया, एंड इसको बन दो, और इसमें क्या होगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट रो। कब, जब r को कांस्टेंट मान लेंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये तुमको बता दिया मैंने। तो ये जो लॉज हैं 3 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में, ये लॉज, फॉर्मूला याद है, लॉ लिख दो। समझा? क्लियर हो गया? कॉपी करो। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलो, तो ये भी तुमको बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट 3 डेरिवेशंस थे वो भी करवा दिए। अब इसके बाद का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट्स फॉर्मेशन, वो बताने जा रहा हूँ मैं। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग, उसमें करते क्या है, सोनोमीटर में ये जो लॉस पड़े ना, ये नियम पढ़ लिए, यही नियम को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इन लॉस को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप लोग ये कहाँ पर करेंगे एक्सपेरिमेंट, आपके लैब में करेंगे। जैसे ही एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है सोनोमीटर, वहाँ पर आप सीखोगे उसको। ठीक है, क्लियर हो गया? उसमें क्या करते हैं बेसिकली, ये जो अभी अपन ने नियम पढ़े उसी को वेरीफाई करते हैं, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन और बाकी जो है लीनियर मास डेंसिटी एक्सेट्रा। समझ आया? क्लियर है? तो एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात न्यूमेरिकल में, जहाँ पर अपने को एंट्रेंस के क्वेश्चन करने होंगे, तो बस एक डब्बा बना करके अपने को इमेजिन करना है क्या होता है इसके अंदर। ऐसे डब्बा होगा, उसमें 2 होल्स होंगे, यहाँ पर एक एंड होगा, यहाँ से एक पुली लगी होगी, यहाँ पर एक मास है और 2 नाइफ एजेस हैं। समझ में आ गया? ये 2 नाइफ एजेस क्या होंगे, ये आपके 2 रिजिड एंड्स के जैसे काम करेंगे, और यहाँ पर क्या बनेगी आपकी स्टेशनरी वेव। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इधर क्या बनने वाला है, स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, नाइफ एजेस को मूव करवा करके लेंथ को अलग अलग करेंगे, है ना, चेंज करेंगे लेंथ को, और उससे क्या करेंगे अपन, लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई करेंगे, टेंशन को चेंज करके वेरीफाई करेंगे, रस्सी के मास को चेंज करके वेरीफाई करेंगे कि वो ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? बस ये सेटअप याद होना चाहिए, वो 3 लॉस तो आपको पता ही है अगर आपको फॉर्मूला पता है। क्लियर हो गया? और इसका जो भी है मैकेनिज्म, जो उसका एक्सपेरिमेंटल तरीका है उसका, तो आप लोग अपने लैब में सीखोगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फिर अपन बीट्स पे चलते हैं, जो कि आखिरी टॉपिक है। उसके आगे के टॉपिक अपने बच्चों को तो मैं पढ़ा दूंगा, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकाल दिया गया सिलेबस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई आ जाओ। तो बीट फॉर्मेशन, बीट फॉर्मेशन में क्या है, बीट फॉर्मेशन इसको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब कहीं पर एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी जा रही है मान लो, ठीक है, या कोई नेता जा रहा है, तो सायरन बजता है। सायरन में क्या होता है, टॉ नो, समझ में आता है? ये होता है साइलेंट, सायरन में क्या होता है, टॉ नो, तो टॉ नो ये होता रहता है। तो ये टॉ जो है ना, ये अपने को सुनाई देता है, ये टॉ को अपन बीट बोलते हैं। एक टॉ और दूसरा नो, है ना, तो एक टॉ नो मिला के क्या होता है, एक बीट बनती है। क्या बनती है, एक बीट बनती है। तो बीट जो है ये क्या है, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। अब जब वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो या तो इंटरफेरेंस होता है,
जब वेव सुपर इम्पोज करती है तो या तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, या जब वेव सुपर इम्पोज करेगी तो या तो क्या बनेगा, बीट्स बनेंगी। तो तीन फिनोमेना हो सकते हैं। इंटरफेरेंस देख लिया, इंटरफेरेंस मतलब वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा वो देख लिया। स्टेशनरी वेव पढ़ लिया, सेकंड उसका फिनोमेना भी देख लिया। थर्ड क्या, वेव सुपर इम्पोज करने वाली हैं, अब क्या देखेंगे, बीट्स वाला फिनोमेना देखेंगे। बीट्स कब फॉर्म होती है वो समझाता हूं मैं आपको। तो बीट्स के लिए आपको क्या चाहिए, दो वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। दो वेव्स आपको लेनी है, सेम एम्पलीट्यूड ही हो लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, हो स्लाइट डिफरेंस हो। मतलब अगर कोई आपके पास एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो 210 हर्ट्ज, तो दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी 211 होनी चाहिए या 212 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, ये ट्यूनिंग फोक्स से वेव निकल रही है और ये ट्यूनिंग फोक से भी वेव निकल रही है, दोनों यहां पर जाकर के सुपर इम्पोज हो रही है। ये ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है 310 हर्ट्ज मान लो, ये ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है 312 हर्ट्ज मान लो। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या है, स्लाइट डिफरेंस है। ऐसी दो वेव्स आकर के अगर सुपर इम्पोज करेंगी, दोनों से साउंड निकल रहा हो, दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो आपको बीट सुनाई देगी। बीट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो सायरन वाला तो एक एग्जांपल है। बीट्स का मतलब होता है आपको कभी बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देगा, कभी कम साउंड सुनाई देगा, ज्यादा साउंड सुनाई देगा फिर कम साउंड सुनाई देगा। तो ऑल्टरनेटली आपको क्या होगा, ज्यादा कम साउंड सुनाई देगा। वो टोना में भी तो ये होता है ना, बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देता है फिर बहुत कम साउंड सुनाई देता है, फिर बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देता है फिर बहुत कम साउंड सुनाई देता है। जब बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देता है यानी हाई इंटेंसिटी वाला साउंड सुनाई देता है तो उसको वैक्सिंग कहते हैं, और जो बहुत कम इंटेंसिटी वाला साउंड सुनाई देता है तो उसको वेनिंग कहते हैं। समझ आया है, क्लियर है? तो ये जो मैंने आपको सायरन वाला एग्जांपल दिया ना, एम्बुलेंस वाला, ये बेस्ट एग्जांपल है बीट्स को समझने के लिए, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, सबने सुना हुआ है कैसे सायरन की आवाज आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये अपने को समझ में आता है। तो इस तरीके से ये अपने पास क्या है, अगर दो अपने पास क्या है, ऐसी वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या है, स्लाइट डिफरेंस है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है और अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो ये क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है ऑल्टरनेटिव हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी का। हाई इंटेंसिटी साउंड को क्या बोलेंगे, वैक्सिंग और वेनिंग। तो ये वैक्सिंग और वेनिंग प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? एक वैक्सिंग और एक वेनिंग मिला करके एक बीट बनती है, यानी टोनो में एक टोनो मिला करके क्या है, एक बीट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये अपने को समझ में आता है। तो बीट फॉर्मेशन में बेसिकली क्या है, दो वेव्स होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या होना चाहिए, स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए, तब वो मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे, बीट्स फॉर्म करेंगे, बीट्स फॉर्मेशन होगा वहां पर। ठीक है, अब इसका अपने को क्या करना है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी बैठे बैठे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टाइम पे अपने को वैक्सिंग सुनाई देगा, कौन कौन से टाइम पे अपने को वेनिंग सुनाई देगा, उनका टाइम पीरियड क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूं आप लोग को, डेफिनेशन लिख लीजिए। When there is a superposition of two sound waves, when there is superposition of two sound waves having same amplitude but slightly different frequencies, having same amplitude but slightly different frequencies, traveling in the same direction, the intensity of sound varies periodically with time. When there is superposition of two sound waves having same amplitude but slightly different frequencies traveling the same direction, the intensity of sound varies periodically with time. This phenomenon is known as production of beats. This phenomenon is known as production of beats. ठीक है, क्लियर हो गया? तो जब हाई इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा वो क्या है, वैक्सिंग है, और जो लो इंटेंसिटी का साउंड है वो क्या है, वेनिंग है। समझ में आया, क्लियर हो गया? एक वैक्सिंग और एक वेनिंग मिला करके क्या होगा, एक बीट होगा, ये आपको बता दिया है मैंने।
1 सेकेंड में कितने टोना 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 सुनाई दे रहा है, समझ में आ गया, यानी कितने वैक्सिंग वेनिंग मिला करके सुनाई दे रही है, ये क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, क्लियर है। बीट का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 वैक्सिंग के बीच में कितना टाइम गुजरा, या फिर 2 वेनिंग के बीच में कितना टाइम गुजरा। समझ आया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये चीज अपने को समझ में आती है। अब जो है अपन क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आइए, बीट फ्रीक्वेंसी पे अभी अपने को करना है चीज़ें। एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन बीट फ्रीक्वेंसी, तो ये अपना हेडिंग है, एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए भाई। तो बीट फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड लेंगे, मतलब क्या, बैठे बैठे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे पेपर पे। ठीक, तो आपके पास 2 वेव्स हैं, डेफिनेटली 2 वेव्स हैं। एक वेव क्या है, a sin 2 पाई nt माइनस n1t माइनस x बाय लैम्बडा, ये होगा, दोनों ट्रैवलिंग वेव होगी ना, और ट्रैवलिंग वेव यानी आपका SHPW, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, उसका एक फॉर्मेट मैंने लिख दिया जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। दूसरी वेव का जो इक्वेशन होगा वो होगा a sin 2 पाई n2t माइनस x बाय लैम्बडा, यही होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। n1 n2 क्यों लिया, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चाहिए अपने को, समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या, लेट अस कंसिडर द ऑब्जर्वर एट x इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर क्या है, x इक्वल्स टू 0 पर है, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेंगे कि ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, ओरिजिन पे खड़ा है, ये मतलब है इसका। ठीक है, चलो भाई, यानी ऑब्जर्वर को ओरिजिन मान लिया गया। तो देयरफॉर इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, y1 इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, n1t हो जाएगा। समझ आ गया। और y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा a sin 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, n2t हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब क्या, दोनों वेव्स क्या करेंगी, सुपर इंपोज करेंगी, और सुपर इंपोज जब वेव करती हैं तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बाय, हाँ, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, वो y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा। y1 क्या है, y1 है a sin 2 पाई n1t, और ये क्या है, a sin 2 पाई, और ये क्या होगा, n2t। समझ में आ रहा है, क्लियर है। a को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, sin 2 पाई n1t, और ये क्या हो जाएगा, प्लस sin 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, n2t। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ये sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बना, क्या है वो, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। समझ में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कॉपी करो पहले इसको जी।
ठीक है, ओके चलो। अब इसके बाद क्या करना है, इसको अपने को अभी फर्दर सॉल्व करना है। आइए, तो अभी क्या मिलेगा अपने को, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन एक, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, a sin 2 पाई n1t और प्लस साइन 2 पाई n2t, ये अपने पास है। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा साइन c प्लस साइन d का, क्या है वो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a साइन c प्लस साइन d, ये c है और ये क्या आपका d है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d मतलब क्या 2 पाई n1t प्लस क्या होगा 2 पाई n2t डिवाइड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा cos 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर अपन क्या करेंगे 2 पाई को भी कॉमन ले लेंगे और t को भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बताओ जरा, 2 को भी बाहर ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा साइन, ये क्या आ जाएगा 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू टी, ये समझा, 2 पाई को बाहर लिया इधर पे और t को ऐसे, ठीक है, दोनों को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू टी, ठीक है, इंटू कॉस, सेम कहानी यहाँ पर 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। समझ आया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है हो जाएगा 2a, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको अपन बोलेंगे एम्पलीट्यूड, क्या है ये एम्पलीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2a और ये क्या हो जाएगा cos 2 पाई, हो जाएगा n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, तो ये अपना क्या है एम्पलीट्यूड है, इंटू ये चीज क्या है, ये आपका है साइन 2 पाई और ये क्या है बताओ n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू टी, ये अलग लिख दिया मैंने इसको, तो ये पूरा का पूरा क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, एम्पलीट्यूड भी उसी हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, क्लियर होगा, वो ग्राफ से समझ में आता है। अभी फिलहाल याद रखो ये क्या चीज है, एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। इसी से अपन क्या करेंगे, अभी वैक्सिंग और वेनिंग का टाइम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, फटाफट कॉपी कर लो उसको। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये भी कर लिया अपन ने। अभी जो है अपन वैक्सिंग और वेनिंग का टाइम निकालेंगे, इसको आर से पहले रिप्लेस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताता हूँ उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r, और ये जो n1 प्लस n2 बाई 2 है ना, इसको अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल N लिख देंगे। ठीक है, यार हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 पाई n और ये हो जाएगा t, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। समझ आ गया। तो बहुत बड़े इक्वेशन को शॉर्ट में लिख दिया अपन ने बताया कि यहाँ पर r क्या चीज है, r आपका है 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। ठीक है, और n1 प्लस n2 बाई 2 तो अपन ने क्या माना, कैपिटल N माना। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से नहीं कर दिए। ठीक,
अब इसके बाद वैक्सिंग और वेनिंग की कंडीशंस देखनी है, कब वैक्सिंग होगा कब वेनिंग होगा, ये अपने को टाइम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वैक्सिंग का निकालते हैं। वैक्सिंग में क्या होगा, वैक्सिंग में आपको जो साउंड सुनाई देता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है, मतलब साउंड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक ही वेव दूसरे एक एम्पलीट्यूड के वेव, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, 2a या -2a। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस 2a होगा। लेकिन r क्या है, r तो है अपना 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2a। 2a और 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, बचेगा क्या बताओ, देयरफॉर क्या बचेगा, cos 2 पाई और ये क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 पाई और ये क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1। क्लियर हो गया। cos के टेबल में प्लस या माइनस 1 कब आता है, n पाई पे आता है। कब आता है, n पाई पे। क्या मैं उसको p पाई लिख दूं, p पाई, क्यों, n तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए है तो p पाई लिख देता हूँ। p का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा p पाई, हो जाएगा 2 पाई, हो जाएगा n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बताओ क्या बचेगा, 2 और 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। t इज इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन n1 माइनस n2 और p का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देयरफॉर ये कौन सा टाइम है, वैक्सिंग का टाइम है। तो वैक्सिंग कब कब होगा, 0 पे होगा। दूसरा 1 अपॉन n1 माइनस n2 वाले टाइम पे होगा। तीसरा 2 अपॉन n1 माइनस n2 वाले टाइम पे होगा। फिर नेक्स्ट बोलो 3 अपॉन n1 माइनस n2 वाले टाइम पे होगा एंड सो ऑन। समझ में आया, क्लियर है। तो ये टाइम पर आपको क्या सुनाई देगा, वैक्सिंग सुनाई देगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब क्या, दो वैक्सिंग के बीच में जो टाइम गुजर जाता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ में आ गया। तो टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा, टाइम पीरियड ऑफ वैक्सिंग। बताओ क्या करना पड़ेगा, ये एक है ये एक वैक्सिंग है, तो क्या लिख देता हूं मैं, 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n1 माइनस n2। समझ में आ गया। टाइम पीरियड का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का ही क्या आएगी, बीट फ्रीक्वेंसी। क्या आएगी वो, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां तक यही लिख देता हूं उसको मैं, ये अलग पार्ट है, ये यहां से अलग पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी n1 माइनस n2। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा बीट फ्रीक्वेंसी है। अब क्या निकालना है, तो वैक्सिंग का हो गया। अब कौन कौन से टाइम पे वेनिंग सुनाई देगा, उसमें क्या करना है, जैसे नोड एंड डी नोड का किया था, बिल्कुल सिमिलर है ना। तो आर का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करो, उसको सॉल्व करो, फिर आंसर निकालो। बता सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई, ये बता दिया तुमको मैंने, ये कंप्लीट हो जाएगा। बीट फ्रीक्वेंसी याद रखना, मतलब क्या है इसका, n1 माइनस n2 बीट फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या समझो, आपके पास दो सोर्सेज है, दो ट्यूनिंग फोक है। एक की फ्रीक्वेंसी है मान लो 100 हर्ट्ज, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 हर्ट्ज। यानी आपको 1 सेकंड में 5 बीट सुनाई देने वाली है, 5 बार टोनो 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 टोनो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, 5 बार वैक्सिंग 5 बार वेनिंग होगा, ये मतलब है। तो अगर आपको ये पता करना है कि दो सोर्सेज हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, दोनों को सुपर इंपोज कराएंगे तो क्या बनेगा, बीट्स बनेंगी। अब कितनी बीट पर सेकेंड सुनाई देगी आपको, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, पता लग जाएगा कितनी बीट सुनाई देने वाली है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये वाला आपको बता दिया मैंने, तो ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स हैं वो आप लोग रीड कर लेंगे। अननोन फ्रीक्वेंसी वगैरह को याद करने के लिए, अननोन फ्रीक्वेंसी वगैरह को पता करने के लिए होता है, सोनार में काम आता है और अल्ट्रासोनोग्राफी में काम आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप लोग रीड करेंगे। बाकी का पार्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वो बोर्ड में नहीं है, तो आप लोगों को नहीं पढ़ा हो तो चल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब वाले बच्चे अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर सफिशिएंट है। यहाँ पर चैप्टर ओवर हो जाता है। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, वेव ऑप्टिक्स, जो क्लासरूम रिकॉर्डिंग होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसको मैं क्लासरूम से हट करके रिकॉर्ड कर दूंगा, या अगर मौका मिले तो क्लासरूम में रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।